पर सफर सबसे पहले आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मजदूर के बैंक खाते में अरबों रुपए आने की भी है। पीएम मोदी ने दिल्ली में सेंट्रल विस्टा की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस इमारत का नाम कर्तव्य भवन है। इस नई इमारत में गृह मंत्रालय और डीओपीटी समेत कई दूसरे मंत्रालयों के दफ्तर बनाए गए हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम के मौके पर पीएम ने वहां एक पौधा भी लगाया। साथ ही उन्होंने इस इमारत को बनाने वाले श्रमयोगियों से भी बात की। पीएम ने कहा कि कर्तव्य भवन न केवल नीतियों और योजनाओं को लोगों तक तेजी से पहुंचाने में मददगार बनने वाला है, बल्कि इससे देश के विकास को भी एक नई गति मिलेगी। अब तक 3 कर्तव्य भवन बन चुके हैं और कुल 10 तैयार किए जा रहे हैं। इस नए भवन में कुल 6 फ्लोर बनाए गए हैं, जिनमें 850 ऑफिस रूम हैं। बिहार के जमुई से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल दावा है कि वहां प्लम्बर का काम करने वाले एक दिहाड़ी मजदूर के खाते में इतना रुपया आ गया कि उसे गिनना मुश्किल हो गया। टेनी मांझी के मुताबिक उसके खाते में 1 हफ्ते के अंदर खरबों रुपए से ज्यादा की रकम आ गई। इस रकम में कुल 37 डिजिट हैं। बैंक के ऐप का स्क्रीनशॉट भी उसने अपने पास रखा है, जिसमें ये रकम दिखाई गई है। टेनी मांझी जब मुंबई में काम करता था तब उसने ये खाता वहां खुलवाया था। अब टेनी मांझी और उसके परिवार वाले हैरान हैं कि उसके बैंक खाते में इतने पैसे कहां से आ गए। खाते में इतनी रकम आने के बाद वो न तो पैसा निकाल पा रहा है और न ही पैसे डाल पा रहा है। परिवार का मानना है कि उसका बैंक खाता सीज कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पेट्रोल पंप का वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल वहां एक दूध वाले ने हेलमेट न होने पर अपने दूध के डिब्बे के ढक्कन को कुछ देर के लिए हेलमेट की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी बाइक पर पेट्रोल भरवा सके। ऐसे में जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पेट्रोल पंप ही सील कर दिया गया। पिछले दिनों यहाँ ये नियम बनाया गया है कि जिसके पास हेलमेट नहीं होगा उसे पेट्रोल नहीं मिलेगा। बताया गया कि ऐसे ही मामलों में 1 अगस्त यानी जब से ये नियम लागू हुआ है तब से 4 पेट्रोल पंप सील किए जा चुके हैं। रक्षाबंधन से पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की कुछ बहनों ने मुलाकात की और खुद बनाई गई राखियां उन्हें दी। इस मौके पर सीएम ने ऐसे संगठनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि वो ये राखियां अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को भी देंगी। मैं चाहती हूँ दिल्ली में सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम बढ़ना चाहिए, जिससे कि बहनों को रोजगार मिले, वो आगे बढ़ सकें और सभी को उनके हाथ के बनाए हुए प्रोडक्ट को आगे बेचना चाहिए, आगे देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के गुरेज में 2 दिनों के नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस महोत्सव में भारत की समृद्ध जनजातीय विरासत की झलक दिखाई दे रही है। इसका मकसद कला और परंपरा के जरिए राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना भी है। और न्यूज वक्त में आगे रुक करते हैं उत्तराखंड का। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को करीब 32 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन समस्या यह है कि धराली तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि जगह जगह सड़कें और पुल ढह गए हैं। हालांकि रास्ता बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, यानी कि फिलहाल मदद पहुंचाने के संसाधन सीमित हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन वही जवान कर पा रहे हैं जो कि धराली में मौजूद है। हालांकि मौसम साफ होने के बाद हेलीकॉप्टर से भी मदद शुरू कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों के लिए अब रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा 10 अगस्त तक पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी रहेगा। धराली में एक एक जिंदगी खोज निकालने की जद्दोजहद में एनडीआरएफ के देवदूत, सेना के जवान, आईटीबीपी के जवान और स्थानीय प्रशासन के लोग जुटे हुए हैं। धराली की आपदा में घायल सेना के जवानों को उत्तरकाशी की मालती में आईटीबीपी के कैंप में लाया जा रहा है।
धराली में आई भीषण आपदा के बाद अब राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस वक्त हम उत्तरकाशी में आईटीबीपी के कैंप मातली में मौजूद हैं, जहां पर ये हेलीपैड है, जहां पर धराली में जो घायल लोग हैं और खासतौर से जो सेना के जवान हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लाया गया है और यहाँ आईटीबीपी के इस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। और इस वक्त इस हेलीकॉप्टर से जो एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो कम्युनिकेशन का सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता वहां पर अभी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से ठप हुआ है। उसको जोड़ने के लिए जरूरी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको लेके जाने की प्राथमिकता है, क्योंकि दोनों तरह की कम्युनिकेशन यानी कि सड़क भी पूरी से टूट गई है और जो मोबाइल कम्युनिकेशन है वो भी टूट गया। एसडीआरएफ के इनसे आपसे जानना चाहूंगा, क्या इस वक्त आप लोग वहां पर कम्युनिकेशन किस तरह से स्थापित करेंगे? क्या इस समय हमारा वायरलेस टीम जो आई हुई है वो अपने इक्विपमेंट्स लेके जा रही है और वहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे वो लोग, और साथ साथ में कुछ मेडिक्स और रेस्क्यूअर्स भी साथ में भेजे जा रहे हैं। धराली में राहत बचाव कितना मुश्किल है इसका अंदाजा तभी लग सकता है जब कोई उत्तरकाशी से हर्षिल की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। राहत बचाव की टीम ने सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ के दस्ते पैदल ही जंगलों के रास्ते आगे जाकर मदद की कोशिश करते दिखे, तो दूसरी ओर सड़क को बहाल करने की कोशिश युद्ध स्तर पर शुरू हो गई। सबसे बड़ी चुनौती अब ये मौसम है जो बिल्कुल बेरहम हो रही है। जब तक मौसम ठीक नहीं होता तब तक राहत बचाव कार्य में मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन तमाम जो एजेंसियां हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, सेना हो, हर वो जज्बे के साथ यहाँ जुटी हुई है। रास्ता तैयार हो रहा है, रास्ते के बाद आगे पहुंचेंगे, जैसे एपिसेंटर पर पहुंचेंगे कोशिश होगी कि हर जिंदा व्यक्ति को निकाल लिया जाए। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये लगभग 2-3 किलोमीटर की जो फाड़ी है पूरी स्लाइड जोन है, तो ये कम्प्लीटली 3 जगह से अभी सिंकिंग हुई है, जिसमें हमने रात से ही मशीनें लगा रखी हैं। एक्सीवेटर, इसको पापड़ गार्ड बोलते हैं। ये हर साल पास आउट होता है, इस साल भी हुआ है, लेकिन अब की बार कुछ ज्यादा हो गया। कितनी मुश्किलें इस समय मौसम देख रहे हैं कि एडवर्स बना हुआ, ऊपर से कनेक्टिविटी ज्यादा दिक्कत हो रही है, खासकर इन संसाधनों को। रोड का कनेक्टिविटी का इश्यू है, गाड़ियां तो हैं लेकिन जगह कम होने की वजह से जो पोकलैंड मशीनें काम कर रही हैं, एक्सकेवेटर्स, और आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड वो कर ही रहा है। कल ये एक ब्रिज बह गया, तो ये जो इतने आपने मशीनरी मोबिलाइज करी, लोग पहुंच पाएंगे आज? ब्रिज के लिए फिर वो बेली ब्रिज हम लगाते हैं। बेली ब्रिज जो है वो तुरंत लग जाता है। इधर जगह जगह बंद सड़क को खोलकर धराली तक पहुंचने की जद्दोजहद हो रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राहत कार्यों को तेजी लाने के लिए 2 हेलीकॉप्टरों से खाद्य और राहत सामग्री धराली पहुंचाई गई। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से भारी मशीनों को भी धराली भेजा जा रहा है, जिससे राहत कार्यों में और तेजी लाई जा सके। राहत बचाव कार्य पर नजर रखने के लिए एनडीआरएफ ने कंट्रोल रूम बनाया है, जहां से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। मैं इस वक्त आईटीबीपी का जो कंट्रोल रूम है, इसके साथ साथ एनडीआरएफ के भी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ का कंट्रोल रूम यहां पर बनाया गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फ्लैश फ्लड आया है उसको पूरी तरीके से यहां पर मॉनिटर किया जा रहा है। और यहां पर आप देखिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है उसको भी यहां पर जो एनडीआरएफ के सीनियर अधिकारी हैं वो तमाम लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो धराली की स्थिति है वहां पर जो एनडीआरएफ की टीमें हैं जो कि वेल इक्विप्ड हैं, इसके साथ साथ उनके पास जो साजो सामान मौजूद है उसको लेकर के अभी पहुंचने में दिक्कत हो रही, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से MI-17, इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो वहां पर चिनूक लगाया गया है उसको उड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। कंट्रोल रूम से इस वक्त तमाम चीजें मॉनिटर की जा रही हैं 24/7। मौसम खराब होने से राहत बचाव कार्य में बाधा जरूर आ रही है, लेकिन बचाव कर्मी रेस्क्यू में रात दिन जुटे हुए हैं। सर, जिस तरीके का धराली में ऑपरेशन चल रहा है काफी कठिन है, मौसम भी वहां पर खराब है। आप लोगों की टीमें कहां तक पहुंची हैं और किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है? देखिए, कल जो ये घटना हुई है तकरीबन 2 बजे दिन में, उसमें धराली में ये फ्लैश फ्लड आया है। उसमें 4 लोग डेड बताए जा रहे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। इसके साथ ही 2 और जगहों पर भी, हर्षिल में और सुक्की टॉप में ये फ्लैश फ्लड आया। हर्षिल में आर्मी के 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं
हालांकि तीसरी जगह जो है वहाँ पर कोई अभी हताहत नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम उत्तरकाशी से रवाना की गई थी। 3 टीमें उत्तरकाशी ऋषिकेश हाईवे के थ्रू वहाँ पर रवाना की गई हैं, मगर अभी चूंकि वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बारिश हो रही है, उसके वजह से जो आवागमन है वो बाधित है। अभी इम्प्रूवमेंट है, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रोड्स को इम्प्रूव किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द टीम को निकाला जाए। केदारनाथ धाम और पैदल रास्ते पर फंसे यात्रियों को बचाने का काम शुरू हो गया है। ये यात्री कल से ही केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर फंसे थे। धराली में आई आपदा को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि टेहरी बांध बनने के बाद मल्टी क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं बढ़ी हैं। टेहरी में भागीरथी नदी पर करीब 260.5 मीटर ऊंचा बांध बना है। इस बांध का जलाशय लगभग 4 क्यूबिक किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, यानी 32 लाख एकड़ फीट। इसका ऊपरी जल क्षेत्र करीब 52 वर्ग किलोमीटर है। भागीरथी नदी का जलग्रहण क्षेत्र पहले काफी सीमित था। टेहरी बांध बनने के बाद जलग्रहण क्षेत्र काफी बढ़ गया। जलग्रहण क्षेत्र बढ़ने से बादल बनने की प्रक्रिया तेज हो गई। मॉनसून सीजन में ये बादल पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि मॉनसून सीजन की मियाद घटने से भी हालात बिगड़ रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के एक रिसर्च के मुताबिक मॉनसून सीजन में बारिश तो लगभग समान ही रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन रेनी डे की संख्या में कमी आई है। किसी स्थान पर एक दिन में 2.5 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश दर्ज होने को रेनी डे कहा जाता है। यानी जो बारिश पहले 7 दिनों में होती थी वो अब केवल 3 दिनों में ही हो जा रही है, जिससे हालात बिगड़ रहे हैं। साथ ही जो मॉनसून सीजन पहले जून से सितंबर तक फैला होता था वो अब सिकुड़कर केवल जुलाई अगस्त तक सिमट गया है। और फिर पहाड़ों के मुकाबले मैदानी इलाकों में जंगलों और पेड़ों की कम संख्या हालात और खराब कर देते हैं। कम वन क्षेत्र की वजह से मैदानों में कम बारिश होती है और पहाड़ों पर बादलों का प्रकोप बढ़ जाता है। भटवाड़ी से आशुतोष मिश्रा, उत्तरकाशी से मंजीत नेगी के साथ दिल्ली से जितेंद्र सिंह, गुड न्यूज टुडे। सिद्धिविनायक मंदिर में अंगारिका चतुर्थी को लेकर तैयारियां तेज। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। यूपी के कानपुर में विलुप्त हो चुकी नून नदी को लेकर अच्छी खबर आई। दरअसल जिला प्रशासन ने इस नदी को पुनर्जीवित करने में कामयाबी हासिल की। इसी सफलता के बाद यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने नदी किनारे पेड़ पौधे भी लगाए। कभी सूख चुके इस नदी की तस्वीर ड्रोन, जनभागीदारी और मनरेगा से बदली नजर आ रही है। करीब 100 दिनों की कड़ी मेहनत का ये नतीजा है कि नून नदी का ये रूप लौट आया है। इससे खेतों में सिंचाई पर काफी मदद मिलेगी। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में अंगारिका चतुर्थी को लेकर तैयारियां तेज हो गईं। अंगारिका चतुर्थी इस महीने 12 अगस्त को है। ऐसे में मंदिर समिति ने एक बैठक की और श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था होने की बात कही। अंगारिका चतुर्थी पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। ऐसे में बताया गया कि दिव्यांगों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए यहाँ खास इंतजाम किए गए हैं। रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में सेंट्रल जेल प्रशासन ने एक खास पहल की। दरअसल यहाँ की 35 महिला कैदियों ने रक्षाबंधन के लिए खास राखियां तैयार की हैं। ये राखियां यहाँ के बाजार में बेची जा रही हैं। इस बार जेल में जो राखी बनाई जा रही है उसकी थीम रक्षा पोटली के नाम से रखी गई है। इसका मकसद ये भी है कि जेल से छूटने के बाद ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना रोजगार चला सकें। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में झूलोत्सव की शुरुआत हो गई। इस मौके पर नगर सेठ के दरबार समेत शहर के कई मंदिरों को सजाया गया। नगर आराध्य देव श्री लक्ष्मीनाथ महाराज जी की प्रतिमा का वृंदावन के फूलों से भव्य श्रृंगार किया गया। जिस तरह से भक्त सावन मास में भगवान शिव की आराधना करते हैं, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण और श्री लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिरों में भी एकादशी से रक्षाबंधन तक धूम रहती है। शहर के विभिन्न मंदिरों में भी श्री कृष्ण की बाल स्वरूप में पूजा होती है और उनके लिए विशेष 5 दिन का उत्सव किया जाता है, जिसे हिंडोल के नाम से जाना जाता है। इसी उत्सव के रंग में श्रद्धालु रंग गए हैं। झारखंड के देवघर में भी झूलन महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ के श्री गोपाल कृष्ण मंदिर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। उन्होंने लड्डू गोपाल के भजन गाए और उन्हें झूला झुलाया। न्यूज पथ में अब बात करते हैं हिमाचल और उत्तर प्रदेश की। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश और बाढ़ का सितम जारी। हिमाचल के हालात भी कुछ
ठीक नहीं है। कई जगहों पर पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हैं और नदी नाले उफान पर। लेकिन इन सब के बीच देवदूत लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे। किन्नौर में आईटीबीपी के जवानों ने करीब 450 श्रद्धालुओं का सुरक्षित रेस्क्यू किया। वहीं प्रयागराज में एनडीआरएफ के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, लेकिन बचाव कर्मी इन इलाकों में मुस्तैदी से डटे हुए हैं और देवदूत बनकर फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर बादल फटने की वजह से ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा बह जाने से सैकड़ों यात्री फंस गए, जिसके बाद यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। देखिए कैसे मौसम की मार के बीच आईटीबीपी के जवान लगातार यात्रियों को निकाल रहे हैं। करीब 425 श्रद्धालुओं को अब तक निकालकर सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा चुका है। उधर मंडी में चंडीगढ़ मनाली हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है, जहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है और सड़क दुरुस्त करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। वहीं लोग यातायात बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में भी इस वक्त खतरा बना हुआ है। जहां पे हम इस वक्त खड़े हैं, मनाली का ये रास्ता है और आप देख सकते हैं यहाँ पर भूस्खलन आया और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोड है अब ये बंद हो गई है। अब ये देखिए कि ऊपर से हल्के हल्के पत्थर गिर रहे हैं और ये देखिए अब लगातार यहाँ पे सुबह से ही काम चल रहा है और लंबी कतार है लोगों की जो कि रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि मौसम में कोई तरह की राहत नहीं है, क्योंकि 8 और 9 तारीख को भी ऐसा बताया जा रहा है कि भारी बारिश होगी। आप ये देखिए ब्यास नदी है, ये उफान पर है और जाहिर सी बात है जो जल स्तर है वो बढ़ गया है, लेकिन इस बीच में लगातार काम किया जा रहा है। और आप ये देखिए यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी है, पुलिस भी खड़े और काफी समय तक काम चल रहा है। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कितनी देर से ये काम चल रहा है? ये काम सुबह से बहुत मॉर्निंग टाइम से काम शुरू हुआ है और लोक निर्माण विभाग ने लगातार जो है यहाँ कुंडो से लेकर के जो है और तक जो है लगभग 5 से 7 जेसीबी खड़ी कर दी है। लगातार स्टार्ट काम युद्ध स्तर पर है। देखिए इस तस्वीर को, लैंडस्लाइड के बीच फंसा एक ट्रक निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर वो पहाड़ों के जोर के आगे सरेंडर कर देता है। हालांकि किस्मत अच्छी रही कि इस हादसे में ड्राइवर की जान बच गई, जिसे स्थानीय लोगों ने खाई से बाहर निकाला। प्रयागराज के छोटा बगाड़ा में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया। इस बीच एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में मुस्तैदी से जुटी हुई है। एनडीआरएफ के जवानों के मुताबिक अभी तक उन्होंने करीब 450 लोगों का रेस्क्यू किया है। आप लोग भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं, किस तरह का चैलेंज आप लोग के लिए इतना ज्यादा पानी यहाँ भर गया है? हमारा पास जो रबर बोर्ड है वो सरकार का है, तो हम ये 5 दिनों से लगातार भागों में रेस्क्यू कर रहा हूँ। तो हमारा ट्रेनिंग दिया गया है, उसी हिसाब से हमारा ट्रेनिंग जैसे दिया गया उसी हिसाब से हमने रेस्क्यू कर रहा हूँ और लगातार भागों में कर रहे हैं। किस तरह से आपके मोबाइल पर कॉल्स आते हैं, फिर आप लोग जो है ये टोल फ्री नंबर है 112 नंबर में एसडीओ मैडम का द्वारा हमारा कमांडर के पास फोन आता है, तो कमांडर हम लोग को जैसे बताता है उसी हिसाब से या लोकेशन देता है, लाइव लोकेशन देता है, तुरंत हम वहाँ जाके तुरंत पहुँच जाते हैं और रेस्क्यू कर लेते हैं। आप लोग कुछ सप्लाई भी कर रहे हैं वहाँ से, गवर्नमेंट राहत सामग्री वगैरह दे रही है? हाँ, कुछ फूड हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। आप लोग के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, यहाँ लगातार आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी तेज धूप होती है, उस बीच में सारे रेस्क्यू करना? सर हमारा ट्रेनिंग दिया गया है, हम एनडीआर का थ्रू से हम ट्रेनिंग दिया गया है जैसे, तो उसी ट्रेनिंग का हिसाब से हम काफ़ी तैयार है और पिछले 5 दिनों में लगातार भाग गए, उसी ट्रेनिंग का हिसाब से हम लोग रेस्क्यू कर रहा हूँ। अभी तक कितने रेस्क्यू आप लोग कर चुके हैं मोटे मोटे इस क्षेत्र में? अभी तक हम लोग 400 से 450 रेस्क्यू कर लिया है। किस एरिया में? ये हम इधर से छोटा बगाड़ा, राजापुर,
पानी बढ़ेगा या घटेगा? अभी तक बढ़ने का उम्मीद नहीं है, अभी घटेगा। बारिश तेज होती है फिर? बारिश या तेज होने से बढ़ता नहीं है, ये जो पहाड़ी का जो पानी है वो इधर धकल रहा है, उसी से पानी ज्यादा बढ़ रही है। अभी और बढ़ने का इतना चांसेस नहीं है। चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी में अचानक उफान आ गया, जिससे यहां 150 से अधिक पर्यटक फूलों की घाटी की ओर फंस गए। इसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पर्यटकों का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद फूलों की घाटी को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया और जब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता किसी भी सैलानी को फूलों की घाटी नहीं जाने दिया जाएगा। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, प्रयागराज से समर श्रीवास्तव के साथ मंडी से कमलजीत संधू, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। बुधवार को शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 166 अंक लुढ़ककर 80,544 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 75 अंक खसला, ये गिरकर 24,574 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। बुधवार को सोना 200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 99,020 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 500 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,12,500 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। बुधवार को रुपया 15 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 73 पैसे हो गई। आपके लोन की ईएमआई नहीं बढ़ेगी। दरअसल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में मौजूदा रेपो रेट बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसे 5.50% पर बरकरार रखा गया है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। वहीं जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी स्वदेशी सामान की, जिसको लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी अपनाओ अपील को देश के व्यापारियों का भी जबरदस्त समर्थन मिला है। CAIT यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ऐलान किया है कि 10 अगस्त से देश भर में भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान नाम से एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जाएगा। देश भर में चलने वाले इस अभियान का मकसद सभी लोगों को भारतीय उत्पाद खरीदने और बेचने के लिए प्रेरित करना है। ये फैसला हाल ही में नई दिल्ली में हुए राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में लिया गया, जिसमें देश के 26 राज्यों से आए 150 से ज्यादा प्रमुख व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भारतीय सामान खरीदो और बेचो अपील को भारत की अस्मिता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया गया। क्याट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया ने जानकारी दी कि ये अभियान देश के 48,000 से अधिक व्यापारी संगठनों की भागीदारी से चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर राज्य और जिले में व्यापारी सम्मेलन, जनसंवाद, रैलियां, सोशल मीडिया अभियान और पोस्टर से लोगों को स्वदेशी अभियान के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, व्यापार मंडल, NGO और आम नागरिकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा। क्याट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि विदेशी कंपनियों की वजह से भारत के छोटे व्यापारी और कुटीर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि अगर हम देशी उत्पादों को बढ़ावा देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार बढ़ेगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। क्याट ने सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अपने दुकानों पर केवल भारतीय सामान उपलब्ध है जैसे पोस्टर लगाएं और ग्राहकों को स्वदेशी सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वदेशी अपनाने की अपील को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि स्वदेशी सामान अपनाने से देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और धर्मांतरण को रोकने में मदद मिल सकती है। हम कोई विदेशी आइटम खरीदते हैं तो विदेशी आइटम का मुनाफा भी विदेशी हाथों में जाता है। आतंकवाद को, नक्सलवाद को, धर्मांतरण को, लव जिहाद को ये पैसा फिर उपलब्ध करवा करके हमारा ये पैसा हमारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल होता है
उसका नजारा हम लोगों ने आजादी के पहले भी देखा है, आजादी के बाद भी लगातार देख रहे हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो स्वदेशी का आह्वान किया है, हमारा प्रयास होना चाहिए दैनिक जीवन हो, पर्व और त्योहार हो, हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सीएम योगी ने ये स्वदेशी सामान को अपनाने वाला बयान कल अलीगढ़ की एक जनसभा में दिया था। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी सामान को लेकर की जा रही अपील पर हमने अलीगढ़ के लोगों से ही बात की और उनकी राय जानी। कहना चाहेंगे कल जो मुख्यमंत्री स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने की बात कहकर गए उस पर, मतलब हमारे देश की जो चीजें बन रही हैं उनका कहना है कि उन चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि हमें किसी बाहर देश से चीजें लेनी चाहिए। नहीं, अपने ही देश की चीज़ को अपने ही देश में रहने देना चाहिए, बाहर की चीज़ों को लाने से क्या फ़ायदा। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा पैसा बाहर जाता है तो वो हमारे यूज़ में लेते हैं, बात ठीक है, हमारा पैसा हमारे ही पास रहने दें और उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। छोटे छोटे बच्चों के खिलौने जो हिंदुस्तान के अंदर बना करते थे, अब वो सारे चाइना से आ रहे हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि स्वदेशी पे आओ, दूसरी तरफ आप चाइना का इम्पोर्ट इतना बढ़ाए दे रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारे यहाँ हो रहा है, चाइना कर रहा है। दूसरे कंट्रीज से सामान ला के हमारे देश में बेचा जा रहा है। हमारे यहाँ का जो लघु उद्योग था, हमारे यहाँ का जो कारीगर था, हमारे यहाँ का जो छोटा व्यापारी था, वो ख़त्म होता चला जा रहा है। तो किस तरह से ये कहनी कुछ, कथनी कुछ और करनी कुछ। अलीगढ़ की दो नामी कंपनियां, एक लिंक लॉक और एक स्लिप बेल है, ये आज इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं। इंडियन कंपनी विदेशों में आके काम कर रही हैं। हमारे जो छोटे उद्योग थे, जिस हिसाब से युवाओं को आपके लोन दिया गया है, उन लोगों ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा है। और वो बिजनेस देखिए, अगर आप छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप अपने एरिया में डेवलप करते हैं। तो अपने एरिया में डेवलप करने का रीजन ये है कि आप अपने जिले को मजबूत कर रहे हैं। अगर हम फॉरेनर कंपनियों को अपने इंडिया में इन्वाइट कर रहे हैं और उस पर टैरिफ लग रहा है, इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं वो अपनी जीडीपी में प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो इसी को लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने जो आह्वान करा है, बहुत सुंदर आह्वान है, जिससे कि छोटे उद्योग हैं, जो नए नए व्यापारी जो जन्म ले रहे हैं, लोन करा रहे हैं गवर्नमेंट से, वो अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा, सबसे पहले हमारे लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जो हमारे हथियारों पर सवाल उठाया करते थे, हमारे जहाजों पर सवाल उठाया करते थे, हमारे सेना के जो राइफल थी उन पर सवाल उठाया करते थे, हमने उनको ये प्रतीकात्मक सांकेतिक रूप से ये दिखा दिया कि हमारे हथियार, हमारे लड़ाकू विमान, हमारी जितनी भी सैन्य शक्तियां हैं जो हम तैयार कर रहे हैं हमारे देश में, स्वदेश के रूप में तैयार हो रही हैं, वह सब एक मजबूत रूप से अन्य देशों के मुताबिक कई ज्यादा मारक क्षमता में हम लोग उनमें जीत रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण इसी अलीगढ़ की धरती पर जो हमारे सरकार की देन है कि डिफेंस कॉरिडोर यहाँ तैयार हो रहा है। यहाँ पर सेना की सुई से लेकर गोला बारूद, वहाँ की राइफलें, वो सब तैयार होने जा रही हैं, काम शुरू हो रहा है। उस पे केंद्र सरकार जो है बाहर से सामान खरीदना बंद कर दे, खुद अपने आप स्थिति जो है ठीक हो जाएगी। लेकिन आप बाहर से सामान खरीदना बंद नहीं करेंगे, उनको तो आप अरबों रुपए गिफ्ट में दे देंगे और आप यहाँ कहेंगे कि आप यहाँ के स्वदेशी लोगों से खरीदो। तो आप गवर्नमेंट पहल कर रही है, बहुत अच्छी पहल, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन ये धरातल पे भी तो आपको करना होगा, सिर्फ कहने से फर्क नहीं पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बड़ा दावा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसे ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गैलरी। अब बिना व्हाट्सएप यूजर बने भी चैट मुमकिन हो सकेगी। कंपनी की ओर से इस फीचर को जल्द लॉन्च किए जाने की तैयारी है। इस फीचर का नाम गेस्ट चैट दिया गया है। इसके जरिए कोई व्हाट्सएप यूजर एक इनवाइट लिंक भेजकर किसी भी नॉन यूजर से सीधे बातचीत कर सकेगा। इसके लिए सामने वाले को न तो ऐप डाउनलोड करनी होगी और न ही अकाउंट बनाना होगा। जिस व्यक्ति को इनवाइट भेजा गया है वो लिंक पर क्लिक कर व्हाट्सएप की वेबसाइट के जरिए बातचीत कर पाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नर्सों की जगह नहीं ले पाएगा, ये दावा गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस ने किया। उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर अपने विचार रखे। इसमें उन्होंने बताया कि एआई कुछ चुनिंदा कामों में डॉक्टरों की जगह लेने की क्षमता रखता है, लेकिन एआई कभी भी नर्स की जगह नहीं ले सकेगा। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस की खास तैयारी की झलक दिखाएंगे। दरअसल इस बार 15 अगस्त को लाल किले पर मेड इन इंडिया 105 mm लाइट फील्ड गन से तिरंगे को सलामी दी जाएगी। ये वही तोपें हैं जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए थे। खास बात यह है कि इसी दिन ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं।
ये तैयारी आजादी के जश्न की है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से जो तिरंगा लहराएगा, उस तिरंगे की शान बढ़ाने की है। 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराने के बाद जो 21 तोपों की सलामी देने की परंपरा है, उस परंपरा में अब एक नया अध्याय जोड़ने की तैयारी है ये। इस बार 15 अगस्त के जश्न में लाल किले पर मेड इन इंडिया 105 mm लाइट फील्ड गन से सलामी दी जाएगी। ये वही गन्स हैं जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, वो तोपें जिनके प्रहार से पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए थे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 21 तोपों की सलामी के लिए तैयारी की जा रही है और आप देख सकते हैं लाल किले के प्राचीर से जब तिरंगा फहराएगा उस वक्त राष्ट्रगान के साथ 21 तोपों की सलामी होगी, जो देश के लिए सबसे गौरवशाली पल होता है और सबसे गरिमामयी सैल्यूट माना जाता है। ये 105 mm लाइट फील्ड गन्स हैं जो स्वदेशी हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सीमा पर तैनात किया गया और इन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ये 105 mm लाइट फील्ड गन्स हल्की हैं, इनका डिप्लॉयमेंट आसान है और यहाँ जो सेरेमोनियल बैटरी है जिसे ख़ास तौर पर 21 तोपों की सलामी के लिए तैयार किया गया है, उसकी 8 लाइट फील्ड गन्स को यहाँ पर इस अभ्यास में लगाया गया है। 105 mm लाइट फील्ड गन ये पहली ऐसी स्वदेशी तोप है जिसकी मारक क्षमता 17.2 किलोमीटर है और ये प्रति मिनट 6 राउंड फायर कर सकती है। इसे 1982 में आयुध निर्माण बोर्ड द्वारा विकसित किया गया था और तब से इसे देश की सीमाओं पर तैनात किया गया है। 105 mm लाइट फील्ड गन की रेंज 17 किलोमीटर से ज़्यादा है, 1 मिनट में 6 राउंड फायर करती है और यहाँ पर आप जब इनकी गर्जना सुनते हैं तो वाकई में लगता है कि भारत अपने हथियारों के दमखम के साथ लगातार मजबूत होता जा रहा है। अपना शौर्य और क्षमताओं के साथ पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में अग्रणी सेना भारत बनता जा रहा है। खास बात यह भी है कि इस बार 15 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर के भी 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस बार जब ये तोप तिरंगे की शान में सलामी देगी तो राजधानी के आसमान में मेक इन इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर का जय घोष दोनों सुनाई देंगे। 105 mm गन्स यहाँ पर अभ्यास करेंगी तो जब 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है उस वक्त 21 तोपों की सलामी होती है तो गजब का कोऑर्डिनेशन, कौशल, प्रिसिशन यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके लिए लगातार अभ्यास किया जाता है और उसी अभ्यास का परिणाम होता है कि बिना किसी गलती, बिना किसी चूक के यहाँ पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है और जब ये सलामी होती है तो हर भारतवासी गर्व करता है अपनी सेना के शौर्य पर, उनके साहस पर और उन सभी योद्धाओं पर जो देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। भारत की आत्मनिर्भरता की शक्ति के साथ पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली से। एक और अवार्ड के लिए हुए नॉमिनेट। जी हां, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चले खेल चक्कर। इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ के बाद मोहम्मद सिराज समेत कई खिलाड़ी भारत लौट आए हैं। हालांकि अब भी कुछ खिलाड़ी इंग्लैंड में अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मना रहे हैं। बताया जा रहा है कि आखिरी मैच में जीत के बाद कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। अब भारत को एशिया कप में हिस्सा लेना है। यशस्वी जायसवाल, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। सिराज और कृष्णा अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर पहुंच गए। सिराज 12 स्थान की छलांग लगाकर 15वें तो कृष्णा 25 स्थानों पर 59वें नंबर पर पहुंच गए। वहीं जसप्रीत बुमराह नंबर 1 टेस्ट गेंदबाज बने हुए हैं। इनके अलावा टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में यशस्वी जायसवाल 3 पायदानों पर 5वें स्थान पर पहुंच गए। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को आईसीसी ने जुलाई के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। उनके अलावा दक्षिण अफ्रीका के वियान मुल्डर और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। गिल ने इंग्लैंड में बल्लेबाजी और कप्तानी दोनों में अच्छा प्रदर्शन किया है।
क्रिकेटर ऋषभ पंत एक बार फिर से नेक काम के लिए सुर्खियों में आ गए। दरअसल उन्होंने कर्नाटक की एक मेधावी छात्रा ज्योति कनाबूर की कॉलेज फीस भरी। ज्योति को बीसीए की पढ़ाई के लिए 40,000 रुपए कॉलेज में जमा करवाने थे, लेकिन उनके परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में किसी तरह जब इसकी जानकारी ऋषभ पंत तक पहुंची तो उन्होंने कॉलेज के अकाउंट में फीस जमा करवा दी। ज्योति के पिता एक चाय की दुकान चलाते हैं। अब ये मदद मिलने पर ज्योति और उनके परिवार ने ऋषभ पंत का शुक्रिया भी अदा किया। चीन के चेंगदू में गुरुवार से वर्ल्ड गेम्स की शुरुआत होगी, जिसमें भारत के 17 एथलीट भी हिस्सा लेंगे। वैसे इन्हीं गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर वहां एक फाइनल रिहर्सल भी की गई। ये उद्घाटन समारोह लगभग 90 मिनट तक चलेगा, जिसमें 15 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इसी के साथ न्यूज पक में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज।